हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सबको मेरे फ्रेंड्स को वो हैप्पी वुमेंस डे मैं बोलना चाहती हूँ। और आज इसी से संबंधित मैं अपना टॉपिक लेके आई हूँ कि महिला सशक्तिकरण के बारे में हम पहले जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो सशक्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण के इस टॉपिक में हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हों। महिला सशक्तिकरण के विषय में आपको मेरी जानकारी दी हुई जानकारी आशा करती हूँ पसंद आएगी और आप इसको अपने फ्रेंड्स के में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे। तो हम जो हमारे आज का जो चर्चा है वो सशक्तिकरण के बारे में है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडम्बना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वो अपनी सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्रों में विकास की ज़रूरत है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अनपढ़ों की संख्याओं में महिलाएं सबसे अव्वल हैं। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तो समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें। महिला सशक्तिकरण का अर्थ तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आश्रय है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वो तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है। तो भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था। पहला, आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा, शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3% है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.7% ही है। तीसरा, भारत की शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगारशील हैं। आंकड़े के अनुसार अगर भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में लगभग 30% महिलाएं कार्य कर रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं। चौथा, भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है।
एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20% कम भुगतान दिया जाता है। पांचवा, हमारा देश काफ़ी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते हैं जब हमें लैंगिक असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए भी पुरुषों की तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सकें। छठा, भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है, मतलब पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की ज़रूरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई हैं। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पाएगा। सातवां, महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ती क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। आठवां, भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिलाएं देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन आज केवल ये एक ढोंग मात्र रह गया है। पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार, काम करने की आज़ादी, शिक्षा का अधिकार आदि को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नवा, पिछले कई वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए। हालांकि ऐसे बड़े विषयों को सुलझाने के लिए महिलाएं सहित सभी को लगातार सहयोग की जरूरत है। 11वां, आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज़्यादा जागरूक है, जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयंसेवी समूह और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। 12वां, महिलाएं ज़्यादा खुले दिमाग की होती हैं और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ रही हैं, हालांकि अपराध इसके साथ चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं, यानी कि हर्डल्स इन इम्प्लीमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कई तरह के रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं शामिल हैं। इसमें से कुछ पुरानी मान्यताएं और परंपराएं ऐसी भी हैं जो भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती हैं। उन्हीं बाधाओं में से कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। पहली है, पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आज़ादी नहीं होती है। दूसरा, पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराओं के वातावरण में रहने के कारण महिलाएं खुद को पुरुष से कम समझने लगती हैं और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती हैं। तीसरा, कार्य क्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, शैक्षणिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चौथा, समाज में पुरुष प्रधानता के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पिछले कुछ समय में कार्य क्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़नों में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है और पिछले कई दशकों में लगभग 170% वृद्धि देखने को मिली है। पाँचवा, भारत में अभी भी कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ लैंगिक स्तर पर काफ़ी भेदभाव किया जाता है। कई सारे क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होती। इसके साथ ही उन्हें आज़ादी पूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आज़ादी नहीं होती और उन्हें सदैव हर कार्य में पुरुषों की अपेक्षा कम ही माना जाता है। छठा, भारत में महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता और असंगठित क्षेत्रों में ये समस्या और भी ज़्यादा दयनीय है। खासतौर से दिहाड़ी मजदूरी वाले जगहों पर तो ये सबसे बदतर है। सातवां, सामान्य कार्य को समान समय तक करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम भुगतान किया जाता है और इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य की शक्ति असमानता को प्रदर्शित करते हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तरह समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद पुरुषों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है। आठवां, महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में एक काफ़ी बड़ी बाधा है।
वैसे तो शहरी क्षेत्र में लड़कियां शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर हैं, पर हमारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले में वो काफ़ी पीछे है। नवा, भारत में महिला शिक्षा दर 64.6% है, जबकि पुरुषों की शिक्षा दर 80.9% है। काफ़ी सारी हमारी ग्रामीण लड़कियां जो स्कूल जाती भी हैं, उनकी पढ़ाई भी बीच में छूट जाती है और वो 10वीं कक्षा भी नहीं पास कर पाती हैं। और 10वां पॉइंट फ्रेंड्स हमारा जो है वो कि हालांकि पिछले कुछ दशकों सरकार द्वारा लिए गए प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, लेकिन 2018 में एक रिसर्च में यूनिसेफ से पता चला है कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। जल्द शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है, वो शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यस्त नहीं हो पाती हैं। भारतीय महिलाओं के विरुद्ध कई सारे घरेलू हिंसाओं के साथ दहेज, ऑनर किलिंग और तस्करी जैसी गंभीर अपराध देखने को मिलते हैं। हालांकि ये काफ़ी अजीब है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की अपेक्षा अधिक आपराधिक हमलों की शिकार होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये सभी कारण हैं जिसके कारण हमारी महिला का सशक्तिकरण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो लेकिन मैंने कुछ कम ही पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। तो अब हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि सशक्तिकरण के ये दावे तब तक नहीं पूरे होंगे जब तक हम कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को मिटा नहीं पाएंगे। अब भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की क्या भूमिका है? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से कई सारी योजनाएं रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीज़ों से संबंधित होती है। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं की परिस्थिति को देखते हुए किया गया है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इसमें से कुछ मुख्य योजनाएं मैं आपको बताऊंगी, जैसे मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना यानी कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई जाने वाली योजना आदि हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण, भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस आशा के साथ चलाई जा रही है कि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की ही तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा। पहली इसमें है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अंतर्गत लड़कियों को बेहतरी के लिए योजना बनाकर उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली कुरीतियों को लड़की को एक बोझ समझने की जो सबसे बड़ी कुरीति हमारे समाज में है, उसकी सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। एक महिला उज्ज्वला योजना भी है। ये योजना महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे लिए महिला शक्ति केंद्र भी बने हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत छात्रों और पेशेवर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयं सेवा ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब हमारे गांव में पंचायती राज योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। 2009 में भारत की केंद्र मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्था में 50% महिला आरक्षण की घोषणा की। सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया। दोस्तों, जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएं ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं। संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास किए गए कुछ अधिनियम भी हैं, मतलब लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट फेवरिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो इसकी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी कि कानूनी अधिकारों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं। उसमें पहला है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1995। दहेज रोक अधिनियम दूसरा है, वो 1961। तीसरा है एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट जो 1976 में हुआ था।
चौथा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1980, लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट 1994, बाल विवाह रोकथाम एक्ट है 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण एक्ट 2013। इसमें महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल प्रोग्रेस। अब हमारी महिलाएं राष्ट्र निर्माण में कैसा अपना योगदान देंगी, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ। बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वो चार दीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भारत में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अंदर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसी ही एक मिसाल बनी सहारनपुर की अतिया सावरी। अतिया, इसकी मैं कहानी आपके साथ में थोड़ा शेयर करूंगी कि अतिया सहारनपुर की रहने वाली थी। वो एक पहली ऐसी मुस्लिम महिला है जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तेजाब पीड़ितिका के खिलाफ इंसान की लड़ाई लड़ने वाली वर्षा जावड़ेकर के भी कदम रोकने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जो महिला सशक्तिकरण को पर्याप्त बना रही हैं। आज देश में नारी शक्ति की सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। आज की महिलाओं ने उस सोच को बदल दिया है कि वो घर और परिवार की ही जिम्मेदारियों को बेहतर निभा नहीं सकती हैं। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का, महिलाएं अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं। अब फ्रेंड्स, हमने हमारी जो दोस्त महिलाएं हैं, उन्होंने इतना क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, तो इसके बारे में उनको क्या लाभ मिलेगा, इसकी भी तो थोड़ी सी बातें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो भी मैं आपको बताती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के क्या लाभ हो गए। एडवांटेजेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज में नारी की वो स्थान नहीं मिल सकेगा जिसका वो हमेशा से हकदार रही है। महिला सशक्तिकरण के बिना वह सदियों पुरानी परंपराओं और दुष्टताओं से लोहा नहीं ले सकती, बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में वो इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसले पर अधिकार पा सके। तो महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत से बदलाव हुए हैं। पहला क्या है कि महिला सशक्तिकरण के कारण हमारी जो लेडीज़ हैं, चाहे वो गांव की महिला हो चाहे शहर की महिला हो, उनकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आए हैं। जिसमें पहला है, महिलाओं ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है। महिलाएं अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसले खुद करने लगी हैं। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने लगी और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं, उनके हक भी उन्हें दे रहे हैं। पुरुष अब महिलाओं के फैसलों को इज्जत करने लगे। कहा जाता है कि हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और औरतों ने अपने हक अपनी काबिलियत से और एकजुट होकर मर्दों में से हासिल कर लिया है। जिस तरह अब हम लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसी हमारे समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी छाप छोड़ी है। महिला सशक्तिकरण के कारण लड़कियों ने जो साहसिक कदम उठाया, उनमें से एक लड़की की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव बड़र की रहने वाली रेखा राणा परिवार और समाज के विरोध के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल करने वाली गांव की पहली लड़की बनी। रेखा ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ पीएचडी की उपाधि हासिल की, बल्कि गांव की कई लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते भी खोले। लेकिन रेखा का ये सफ़र इतना आसान नहीं था दोस्तों। भाई के तमाम बंदिशों को तोड़कर और समाज के तानों को दरकिनार कर रेखा ने एक लंबा संघर्ष किया है। रेखा की 6 बहनें और एक भाई था। पढ़ाई को लेकर उसका भाई उसके साथ काफ़ी मारपीट करता था। वह नहीं चाहता था कि रेखा घर से बाहर निकले।
रेखा प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरती तो उन्हें भाई की हिंसा का सामना करना पड़ता। इतना ही नहीं, जब उसके भाई की शादी हुई तो उन्होंने रेखा को घर से भी निकाल दिया। रेखा कुछ कुछ दिन अपने बहनों के यहाँ रहकर गुजारा कर रही थी। रेखा कहती हैं, पिता की मौत के बाद मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं बिना आर्थिक मदद और सहारे के सालों तक अपनी रिश्तेदारों में भटकती रही, लेकिन कुछ बहनें और दोस्तों की मदद से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो आगे कहती हैं कि आज मेरे गाँव की लड़कियाँ उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इस बदलाव को लाने में सफल रही हूँ, लेकिन आज भी मैं इसी तरह की विपत्ति परिस्थितियों का सामना कर रही हूँ। महिलाओं की इसी जामात में एक और नाम है एलिजा जॉर्ज, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल के कैदियों के जीवन में सुधार का बीड़ा उठाए हुए हैं। समृद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली एलिन ने कैदियों के जीवन में सुधार लाना ही चुना। कैदियों के जीवन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सेकेंड चांस से जुड़ी एलिन कहती हैं, मैं हमेशा से तिहाड़ जेल के कैदियों के जीवन को करीब से देखना चाहती थी। उनके जीवन में सुधार की चाह मेरे मन में शुरू से ही थी। शुरुआत में अन्य महिलाओं की तरह मेरे मन में भी जेल को लेकर डर और कौतूहल था। इस बीच मैंने पुरुष कैदियों को पढ़ाना शुरू किया और उनमें बदलाव का माध्यम बनी। मूल रूप से केरल की रहने वाली एलिजा जॉर्ज कहती हैं, वैसे तो मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव रहा, लेकिन उनमें भी जेल को लेकर कई तरह के डर और भ्रांतियां थीं। मुझे लगता था कि महिलाओं को उस क्षेत्र से जुड़ना चाहिए जिसे लेकर उनके मन में हिचकिचाहट है। मुझे खुशी है कि मैंने जेल के भीतर पुरुष कैदियों को पढ़ाकर इस नज़रिए को तोड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि ऐसी हमारे समाज में ऐसी होनहार और मेहनती और कर्मठ लड़कियां हैं, जिन्होंने हमारे देश में सशक्तिकरण लाने के लिए अपना बहुत योगदान दिया है। तो इसी तरह से बहुत सी महिलाएं जो हैं, जो आज भी अपना नाम कमा रही हैं और बहुत ही सपोर्टिव बन के अपने सशक्तिकरण को आगे लाने में अपने देश की सहायता कर रही हैं। ऐसी ही शन्नो कहती हैं कि हमारा देश में औरत होना आसान नहीं है। अगर औरत मुस्लिम हो तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। मैंने शादी से पहले पिता और शादी के बाद पति से जुड़े अपने वजूद से हटकर भी अपनी पहचान बनाई है, जिसे मैं अपनी उपलब्धि मानती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से ये साहसिक नारियों ने अपने देश में एक सशक्तिकरण, एक बदलाव लाकर अपना नाम समाज में कैसा रोशन किया है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आज का वीडियो जो मैंने नारी सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में बनाया, क्योंकि आज वुमेंस डे है, तो मैं थोड़ा आप लोग को अपने विचार और अपने जो महिलाओं को लेकर जो गलत फहमियाँ हैं लोगों में, उनको शेयर करने आई हूँ। और मुझ आजकल के जो पुरुष समाज प्रधान है, वो भी बहुत समझदार हो गया है और उसने भी अब औरत और पुरुष के बीच में ये जो समानता की दीवार को मान लिया है और इसी तरह से वो हम लोग को सपोर्टिव मानने लगे और हर काम में, घर ही में ही नहीं, बाहर भी अब वो हम लोग के साथ में योगदान दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं सारे पुरुषों का, सारे भाइयों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसी तरह से आप महिलाओं के साथ में मिलजुल के चलिए और अपने परिवार की और अपने देश की में अपना नाम रोशन कीजिए। तो इसके लिए आप लोग को भी बहुत थैंक्स जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और मेरे वीडियो में जो ये नया वीडियो देख रहे हैं, उन फ्रेंड्स को भी मैं कह रही हूँ कि आप इसको चैनल को, मेरे अलका शादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या किसी के दिल को दुखाया हो तो मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा, अपनी छोटी बहन समझ के। तो आगे मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड वंस मोर हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज़ and my little girls. God bless you.